नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान और आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के स्वरोजगार योजना की। उत्तराखंड में निवास करने वाले लोगों के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है रोजगार की, व्यापार की। क्योंकि उत्तराखंड के लोग अक्सर कई देश के कई प्रदेशों में तो निवास करते हैं, लेकिन उत्तराखंड में जब रोजगार नहीं है तो ऐसे में उनको काफ़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। देवभूमि के नाम से पूरी दुनिया में उत्तराखंड मशहूर है, लेकिन रोजगार को लेकर काफ़ी चिंता का विषय भी बना हुआ है। हिमगिरी जनसेवा के अध्यक्ष गिरीश कोटनाला जी हमारे साथ में हैं। इन्होंने पिछले कई वर्षों से स्वरोजगार योजना के तहत उत्तराखंड के लोगों को जगाने का प्रयास ही नहीं किया, बल्कि कई लोगों को अपने माध्यम से अपनी राय देकर इन्होंने रोजगार के प्रति जागरूक किया और आज वो रोजगार कर भी रहे हैं। तो चलिए सीधे बातचीत की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो हमारी खास बातचीत में एनडी न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, उत्तराखंड में क्या लगता है आपको, किस तरीके की समस्या है? रोजगार की सबसे बड़ी समस्या ऐसा सुनने में आता है उत्तराखंड में। इसके अलावा क्या लगता है, किस चीज़? देखिए, पहली समस्या वहाँ रोजगार की है। दिक्कत यह है कि जब रोजगार नहीं होता है तो वहाँ पलायन बढ़ रहा है और उस पलायन के कारण और समस्या बढ़ जाती है। जब रोजगार नहीं होता है, रोजगार के कारण आदमी का पलायन वहाँ से हो रहा है, वहाँ से पढ़ा लिखा वर्ग उस क्षेत्र को, उस प्रदेश को छोड़कर देश के और विश्व के अन्य शहरों में चला जा रहा है, तो दिन प्रतिदिन हर गांव में संख्या कम होती जा रही है। और सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि जो व्यक्ति पढ़ लिखता है वो तुरंत उस जगह को छोड़ देता है क्योंकि उसे रोजगार चाहिए। तो ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है वहाँ पर। पिछले कई वर्ष पहले आप राजनीति में भी रहे, हिमगिरी जनसेवा भी आपकी है, कई अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है। राजनीति में क्या रहा आपका फीडबैक? पहले से कब से काम कर रहे हैं? देखिए, मैं सोशल सेवा में तो 16 साल की उम्र से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। एक हमारा एक गांव है, ग्राम, उसकी एक संगठन था, बाल विकास संगठन अमेता। उसके अध्यक्ष पद से मैंने समाज सेवा शुरू करी और निरंतर उसके बाद हमारा और जो बड़े लोगों का संगठन था ग्राम स्तर पर, वहाँ पर ग्राम सभा स्तर पर भी था, ग्राम अमिता विकास संगठन है, ग्राम भौंडाडा विकास संगठन है। तो वो उन सब में मैंने काम की शुरुआत करी, अपना समाज सेवा की शुरुआत करी। और उसके बाद फिर मैं दिल्ली में आया। दिल्ली में भी मैं उत्तराखंड की समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ा, उनके माध्यम से भी हमने बहुत सारे काम उस समय करे और उसके बाद निरंतर कार्य करते रहे। उत्तराखंड राज्य का आंदोलन चला, उसमें भी पूरा तन मन धन से सहयोग करा और निरंतर साथ साथ में राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते रहे। तो मेरा जो अनुभव है इस सामाजिक फील्ड में, लगभग 35 साल मुझे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करते हुए हो गए। जी, अभी जैसा कि पलायन भी नहीं रुक रहा है उत्तराखंड में क्योंकि रोजगार नहीं है। अब क्या लगता है कि क्या रोड मैप ऐसा सरकार को तैयार करना चाहिए जो उत्तराखंड के लोगों को रोजगार मिले? ऐसा क्या है जो कम लागत में अच्छा रोजगार मिले और पलायन से रुक पाए, लोग उत्तराखंड में फिर से रहने लगे, वही चहल पहल है? देखिए, भारत सरकार ने एक अभियान चला है आत्मनिर्भर भारत, तो हमने उसी को आगे करते हुए उसको एक नया रूप दिया हुआ है आत्मनिर्भर उत्तराखंड। तो हमारी कोशिश ये है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं, जो उत्तराखंड सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ लेके हम वहाँ के युवाओं को अपना स्वरोजगार के लिए प्रेरित करें। हिमगिरी जनसेवा के माध्यम से हमने एक अभियान चलाया है, स्वरोजगार से रुकेगा पहाड़ों का पलायन। और इस संदर्भ में मैं पिछले 2 महीने से लगातार लोगों के संपर्क में हूँ और मैंने कई लोगों से बात करी। लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोग स्वरोजगार की तरफ गए हैं और मैंने छोटी छोटी वीडियो भी मैंने बनाई हैं, वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो मैंने कई लोगों से पूछा कि भाई आप जो ये रोजगार कर रहे हैं ये आपने कब शुरू किया? तो अधिकतर लोगों का ये था कि भाई हम पहले दिल्ली एनसीआर में नौकरी करते थे, लेकिन जब वहाँ पर हमने इस तरह की समस्या दी कि पहले तो नौकरी का ही ठिकाना नहीं और उसके बाद कभी भी मालिक निकाल देता है और फिर आदमी फिर उसी में, और भाई घर से बाहर रहने के कारण भाई उसका अपना घर भी नहीं है, तो उसको ये समस्या होता है कि मैं रहूँगा भी कहाँ है। तो इसलिए लोगों ने सोचा कि रोजगार चाहे छोटा ही हो लेकिन अपना करें। तो इसके लिए मैं कई लोगों से मिला हूँ जिन्होंने कई तरह के हमने एक सुझाया है। उनमें हमने जो है
ये हमारा अभियान चल रहा है। इसमें हमारा बागवानी का है कि बागवानी से हम बहुत सारी, अभी बागवानी शुरू करेंगे तो 5 साल बाद हमें उस पेड़ जो है फल देने लग जाएंगे, तो हमारी आजीविका शुरू हो जाएगी। डेयरी फार्म है, क्योंकि मोस्टली वहाँ पर जो दूध सप्लाई हो रहा है वो मैदानी क्षेत्र से शुरू हो रहा है, वहीं से जा रहा है सारा सामान ही मैदानी क्षेत्र से, तो वहाँ तो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो सब वहीं से जा रहा है। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ लगभग खाली हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं, तो जमीन सब बंजर हो गई है। तो हमारा ये सुझाव है कि आदमी कुछ नहीं तो भेड़ बकरी चला ले। अगर गवर्नमेंट उसके लिए लोन दे रही है, उसमें 30% सब्सिडी भी दे रही है, तो हम उसका उपयोग करें और अपना अगर भेड़ बकरी चराएंगे, मेरे हिसाब से वो घर में भी अगर अपना भेड़ बकरी चराएगा और जिस हिसाब से आज बकरी का मूल्य है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि वो 1 साल में कम से कम 2 लाख रुपए खाली भेड़ बकरी से ही कमा सकता है। तो मेरा मोटा मोटा आइडिया है कि भाई 15 से 20 हज़ार के बीच में आदमी खाली भेड़ बकरी चरा करा सकता है। यहाँ इस फैक्ट्री में काम करने का क्या फायदा जब उसको वहीं मिल रहा है। इसके अलावा वहाँ पर गवर्नमेंट ने नई स्कीम खोली है होम स्टे की, कि अपने पुराने घरों को आप ठीक करिए और जो पर्यटक हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करें, उनको अपने घरों तक ले जाइए और कम पैसे में लोगों को आवास उपलब्ध कराएं, ताकि वो जो लोग बड़े बड़े रिजॉर्ट में, होटलों में 10-10, 5-5 हज़ार का पैकेज में जाके एक दिन ठहर रहे हैं, वो 500 हज़ार रुपये में अगर आप उसको होम स्टे देंगे तो उसको ग्रामीण वातावरण मिलेगा। जो लोग शहर से जाते हैं तो उनको नयापन भी लगेगा कि मैं किसी गांव में रह के आया हूँ, और वो रिफ्रेश भी होगा। इसके अलावा हमारा यह कि जो वहाँ पर नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, उन नदियों में छोटी हम झील बनाएं और हम उसमें बोटिंग का काम कर सकते हैं। उसके अलावा हम कई जगह में जहाँ हिमालयन व्यू है, बच्चे हैं, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे पर्यटक स्थलों का विकास कर सकते हैं। कोई छोटा रिजॉर्ट बना सकते हैं, कोई गेस्ट हाउस बना सकते हैं। उसके अलावा हमारा यह कि जो जड़ी बूटियाँ हैं, आज भारतीय जो चिकित्सा है वो दोबारा से आयुर्वेद की तरफ आ रही है, और उत्तराखंड में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम जड़ी बूटी की भी खेती करेंगे तो उससे भी कुछ को हमको आमदनी मिलेगी। इसके अलावा सब्जियां हैं, पॉली हाउस लोग बना रहे हैं। अगर कोई लोग बोलता है कि जंगली जानवर खा जाता है या कुछ खा जाता है, हम ये बोले छोटे पॉली हाउस बनाइए, उसमें उगाना शुरू करिए, धीरे धीरे उसका विस्तार होगा। तो भाई सब्जियां, सीजनल सब्जी, जब A to Z सामान हमारा मैदान से वहाँ जा रहा है, जब वो सामान वहीं उगेगा तो उसी उनकी मार्केटों में बिकेगा। एक आदमी उगाएगा तो 5 आदमी उसका यूज करेंगे। उसके अलावा जो हमारे वहाँ पर कई चीज़ों का जूस है, एक बुरांस एक फूल होता है, तो उसका जूस बहुत बिकता है और उस जूस का काफ़ी सप्लाई लोग करते हैं, उसका हम बना सकते हैं। अचार की कर सकते हैं, वहाँ पर आम, आंवला और बहुत सारी चीज़ें जिनका हम अचार में यूज कर सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं अचार के लिए वहाँ पर, तो उसका हम अचार बना के बेच सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीण कुटीर उद्योग बंद हो गए हैं, कई चीज़ें हम कोई टोकरी बनाते थे, कई जो है लकड़ी के बर्तन बनाते थे, वो सब हमारा बंद होता जा रहा है, हमारा कल्चर ख़त्म होता जा रहा है। वो हमारी एक पहचान थी, वो तो उसको भी हम दोबारा से चालू कर सकते हैं। और एक और है कि हम अगर जो हमारी खेती बंजर पड़ गई है, तो मेरा ये सुझाव है कि हम उसमें कोऑपरेटिव बनाएं, और कोऑपरेटिव जब हम ग्रुप बनाएंगे उसके माध्यम से हम खेती करेंगे, तो उसको फिर हम कहीं मार्केट में ले जाएंगे तो बल्क में ले जाएंगे, इकट्ठा ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ एक गांव में सब्जी बो रहा हूँ और वो 10 किलोमीटर तो कोई दूसरा है ही नहीं, तो वहाँ कोई होलसेलर वहाँ तक सब्जी लेने नहीं आएगा। तो अगर ऐसी मार्केट बनेगी तो होलसेलर भी वहाँ सब्जी लेने आएगा, उनको भी फायदा होगा, और जो किसान अपना उगाएगा फसल को उसको भी फायदा होगा। तो इस तरह से मेरा ये सुझाव है कि छोटी छोटी चीज, इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा काम हम करेंगे तो आने वाले 5-10 साल में हमें प्लान रोकने में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। ऐसा मेरा सुझाव है और मेरा प्रयास है कि ऐसा हो सकता है। जी, देश का कोई भी राज्य हो, लेकिन वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ जो है और सबसे पहले जो करनी चाहिए वो है शिक्षा। अगर आपके क्षेत्र में शिक्षा की व्यवस्था अच्छी है, सुचारू रूप से चल रही है, और आपके नज़दीक में यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल हैं, तो आपको वो शिक्षा ग्रहण करने में काफ़ी आसानी होगी, आपके पैसे भी कम लगेंगे, क्योंकि अगर जब आप दूसरे शहर में जाएंगे शिक्षा पाने के लिए तो तमाम जो खर्चे हैं वो आपके बढ़ जाते हैं। इसीलिए शिक्षा के ऊपर अगर हम बात करें तो उत्तराखंड शिक्षा के क्षेत्र में किस तरीके से देखिए, उत्तराखंड राज्य में शिक्षा का बेसिक शिक्षा बहुत अच्छी है।
लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही कि अब मैंने देखा कि हर ग्राम सभा में एक एक दो दो प्राइमरी स्कूल थे, वो भी अब बंद होने की कगार पर आ गए हैं। और सरकार ने कई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि आप ये स्कूल बंद करें, क्योंकि लोग नहीं है। तो इस कारण तो धीरे धीरे शिक्षा का भी स्तर गिरता जाएगा और फिर पहाड़ वीरान हो जाएंगे। हालांकि उत्तराखंड शिक्षा के स्तर पर पहले से अच्छा रहा है और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश का प्रथम सर्व साक्षर जिला घोषित हुआ था। तो शिक्षा की दृष्टि से, बेसिक शिक्षा की दृष्टि बहुत बढ़िया, लेकिन हायर एजुकेशन सिर्फ तराई क्षेत्र में, वो देहरादून और तक समझ लेंगे हम कि देहरादून हरिद्वार तक ही सीमित है। ऊपर में बहुत बड़े कॉलेज नहीं है, बहुत बड़ा वैसे डिग्री कॉलेज बना दिए गए हैं, लेकिन जो टेक्निकल एजुकेशन की थोड़ा सा कमी है। और उसके कारण क्या होता है कि उसको भी प्राप्त करने के लिए आदमी पहाड़ छोड़ के मैदानी की ओर भाग जाता है और धीरे धीरे फिर वो मैदान में ही बसना शुरू कर देता है। उससे दो समस्या हमारे पास पैदा रही। उत्तराखंड में जो मैदानी क्षेत्र था वो अब स्लम बस्तियों में बसता जा रहा है। वहाँ कॉलोनाइजरों ने कॉलोनियाँ काटना शुरू कर दिया और पहाड़ के जो लोग सरकारी दफ्तरों में, स्कूल में, ब्लॉक में, जिला कार्यालयों में नौकरी करते हैं, जल विभाग, बिजली विभाग, वो सब लोगों का जो ध्येय है कि हमारा भी मैदान में कहीं मकान हो और हम भी वहाँ की सुख सुविधाएँ लें। लेकिन आने वाले समय में बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनेगी। मैदान पर स्लम बन जाएगा और पहाड़ बंजर हो जाएगा। और ये सिर्फ उत्तराखंड के निवासियों के लिए नहीं, पूरे देश के लिए खतरा है। उत्तराखंड जो है राज्य है वो चाइना बॉर्डर भी उसके साथ लगा हुआ है। तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सामरिक दृष्टि से भी हमारा राज्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको ये देखना है कि हमें आने वाले समय में भारत सरकार को ऐसा ना हो गांव उस बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाना पड़े। अगर प्लान रुकेगा तो गांव वाले खुद ही इस बात का ध्यान रखेंगे कि कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ प्रवेश कर रहा है तो उसका ध्यान रखेंगे। लेकिन जब वहाँ कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा तो फिर तो वीरान हो जाएगा और सारे लोग फिर जो घुसपैठियाँ वो घुसते रहेंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पर जो मैदानों से हो रहा है, घुसपैठ हो रही है और कश्मीर की तर्ज पे वहाँ भी धीरे धीरे कुछ घुसपैठियाँ घुसना शुरू कर दिए हैं और वो नाम बदल के, गांव बदल के अपना वहाँ पर धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस ओर भी सरकार का मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि इस ओर भी ध्यान दें। अभी हाल ही में सुनने में आया है कि उत्तराखंड में आपने टिकट की दावेदारी की है, चुनाव लड़ने की तैयारी है, क्या कुछ चल रहा है यहाँ पे? देखिए, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ और हर कार्यकर्ता का एक ख्वाब होता है, उसका उद्देश्य होता है राजनीतिक कार्यकर्ता का कि मैं भी जनप्रतिनिधि बनूं और जनता की सेवा करूं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने भी ये कोशिश की है कि भाई पार्टी मुझे चुनाव लड़ाए, मैं भी जनता की सेवा करूं और मैं वहीं पर रह के जो ये स्वरोजगार और प्लान जैसा जो विषय है उस पर कम से कम अपनी विधानसभा से शुरू करूं, ताकि मैं लोगों को एक प्रेरणा दे सकूं कि भाई ऐसे हम जनता की सेवा कर सकते हैं और उनको रोजगार दे सकते हैं। बाकी जो टिकट का है वो पार्टी को तय करना है कि भाई किसको टिकट दे और मेरे ख्याल से मार्च में या अप्रैल में चुनाव हो जाएगा, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होना था इसमें। तो मार्च या लास्ट में या अप्रैल फर्स्ट वीक तक चुनाव संपन्न हो जाएगा तो पार्टी तय करेगी। अभी तो जितने भी दावेदार हैं सब अपनी अपनी कोशिश में लगे हुए हैं, पर पार्टी का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा। उत्तराखंड में चुनाव तो तैयारी है, लेकिन समय कितना दे रहे हैं आप उत्तराखंड के लोगों से मिलना जुलना, जो भी विधानसभा के कब से आपका शुरू? मैं तो पिछले कई वर्षों से समय दे रहा हूँ, लेकिन अब जब मैंने उस क्षेत्र में चुनाव के लिए दावेदारी करी है तो मेरा भी ये कर्तव्य बनता है कि मैं भी जनता के बीच में रहूं और मैं भी अधिकतर समय उन्हीं के बीच में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गाँव में जा रहा हूं, छोटी छोटी मार्केटों में जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, उनकी समस्याएं सुन रहा हूं और उनकी परेशानियों का हल हो क्यों नहीं रहा है ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं उनकी परेशानियों को अपनी सरकार तक पहुंचाऊं और उनको हल करने का पूरा प्रयास मैं करूंगा। जो कुछ प्रयास आपने पलायन रोकने के लिए किया है, आपकी संस्था ने किया है, पिछले कई वर्षों से आप लोग कर रहे हैं, अंत में मेरे चैनल के माध्यम से क्या संदेश उत्तराखंड के लोगों को देना चाहेंगे, क्या मैसेज? मेरा तो उत्तराखंड के लोगों को यही संदेश है कि जो लोग छोटी छोटी नौकरी शहर में कर रहे हैं वो कोई छोटा व्यवसाय अपना गांव में शुरू करे और वहीं रुके। इस शहर में आप
जो छोटी नौकरी करके न तो अपना लालन पालन ठीक से कर पा रहे हैं, ना बच्चों का कर पा रहे हैं, जिससे आपको जो आपका विकास होना है वो पूरी तरह से नहीं हो पाएगा। और दूसरी तरफ की जो उत्तराखंड के लिए आंदोलनकारियों ने जो अपने प्राण न्यौछावर करेंगे उस राज्य की स्थापना करी, उनका भी सपना जो है फेल हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी लगन से उस राज्य की स्थापना में अपना सहयोग दिया और अपने प्राण दे दिए। तो इस बात का भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमने इतने सालों तक उत्तराखंड राज्य के लिए आंदोलन करा और अब हम उसे वीरान छोड़ के आ रहे हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि सब हम एक बार पहाड़ की ओर जाएं और उन पहाड़ों को दोबारा से आबाद करें, वो दोबारा से उसमें रौनक लौटे और लोग दुनिया का ध्यान दोबारा से उस देवभूमि की ओर जाए। जी, तो ये थे गिरीश कोटनाला जी, हिमगिरी जन सेवा जो संस्था है उसके अध्यक्ष हैं, भाजपा नेता हैं और अभी हाल ही में चुनाव की भी तैयारी में है। टिकट की दावेदारी इन्होंने की है। पिछले कई वर्षों से इनका लंबा राजनीति में भी सफर रहा है और जो संस्था है इसके माध्यम से भी इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में काम करने का प्रयास किया है। खास जो फोकस है इनका वो पलायन रोकने के लिए है कि उत्तराखंड में फिर से वही हरियाली, वही खुशहाली वापस लौटे। अगर आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर ताज़ा अपडेट आप तक आसानी से पहुंचे। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।